नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे से एक बहुत बड़ा जंग लड़ा जा रहा है जिसमें कई सारे लोग हमारे साथ हैं। कई शिक्षक साथी हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, मोरल सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और बेवजह रेलवे के तारीफ का फूल बांध रहे हैं। उनको पता है गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन सही को लगातार गलत करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अगर मैं गलत होता तो इतना लंबा केस नहीं चलता, कब का ही केस को डिसमिस कर दिया जाता। इतने सवाल रेलवे से नहीं पूछे जाते। रेलवे के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, जो मंत्री जी से बस छोटा है, बस उसके बाद मंत्री जी का ही पद होता है, वैसे लेवल के अधिकारी रेलवे के कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं। कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ रहा है, कोर्ट में उनको एफिडेविट देना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि गलती रेलवे की तरफ से हुई है। अब बचने का प्रयास किया जा रहा है। तो न्यायपालिका में क्या होता है कि सबूतों का वहां पे खेल होता है ना। और वहां पे बहुत तरह की चीजें होती हैं जो भर्ती प्रक्रिया को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ कई सारे मित्र इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं। लेकिन दुखद यह है कि कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो इस समय का फायदा उठाना चाहते हैं। वो क्षणिक चीजों को सोचकर गलत साबित करना चाहते हैं कि आप गलत हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब पटना से मैं दिल्ली गया था ना रेलवे ग्रुप डी का केस के लिए, तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि इतने शिक्षक, जो एक बड़ा नाम भी है इन लोगों का, ये लोग विरोध करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि शिक्षक के रूप में कई गद्दार भी बैठे हुए हैं जो इस फिराक में है कि रेलवे को कैसे सही साबित कर दे, कैसे इसको गलत ठहरा दे। मैं ठीक है, मेरा समय चल रहा है, मैं लड़ रहा हूं और आपका मौका है बोलने का, मुझे गलत साबित करने का आपको मौका है, कीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि गद्दार का एक डिफिनेशन होता है। जैसे कोई सेना में शामिल होता है, और सेना में शामिल होता है तो देशभक्ति के लिए शामिल होता है, देश के लिए लड़ने के लिए शामिल होता है, और सेना उसको हर सुविधा देती है, हर ऐशो आराम देती है। लेकिन जब समय आता है कि युद्ध में उसको लड़ने के लिए, और उस समय ये सेना को धोखा दे कि नहीं मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, भाग जाता है, नौकरी छोड़ देता है, 10 तरह के बहाने करता है, उसी को गद्दार कहा जाता है। गद्दार का डिफिनेशन नहीं है। हजारों संख्या में छात्रों ने कई हजार शिक्षकों के साथ पढ़ाई करते हैं, पैसे देते हैं, और छात्रों के पैसे से कई सारे लोगों का घर चलता है, परिवार चलता है, बड़े बड़े ऐशो आराम की सुविधाएं अपने पास रखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ये छात्रों के पैसे से तो होता है। और छात्र इस उम्मीद से शिक्षकों को देखते हैं कि शायद शिक्षक जरूरत पड़ने पे, समस्या आने पे हमारे साथ खड़े होंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, और हमें जरूरत पड़ने पे हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन कई शिक्षक तो सामने आते हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे होते हैं कि सपोर्ट भी नहीं करते हैं, सहयोग भी नहीं करते हैं, और इसके उलट छात्रों को डीमोटिवेट करने का काम करते हैं, ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, गलत तथ्यों को रखते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम अपने कोर्स को बेचने में कामयाब हो जाएं। छात्र दर्द से चिल्लाते रहे, तड़पते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा कोर्स बिकना चाहिए। तो आइए शुरुआत करता हूं। मेरे बारे में तो तमाम लोग बताते हैं, 1 मिनट हम अपने बारे में बताते हैं कि देखिए, आप लोगों को लगता हो कि आईटीआई के लिए इतना सीरियस क्यों रहता है ये आदमी, मतलब आईटीआई की एक तरफा बयानबाजी, हम आईटीआई के साथ हैं। तो आईटीआई के साथ इसका मतलब ये नहीं होता कि हम 10वीं का विरोधी हैं, हम 10वीं का भी सपोर्टर है। लेकिन नैतिकता मेरी है कि हम आईटीआई बच्चों के लिए हम लड़ेंगे। ये मेरी नैतिकता इसलिए है क्योंकि मैंने बीटेक किया, और बीटेक करने के बाद मैंने सीआईटी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग लिया हैदराबाद में जाकर, जो भारत सरकार का एनएसटीआई नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो भारत सरकार का है। और वहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद लोग, जो आईटीआई कॉलेज होता है उसमें अनुदेशक बनते हैं, इंस्ट्रक्टर बनते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर बनते हैं। हमारी नौकरी हरियाणा गवर्नमेंट में हो गई थी। लेकिन ज्वाइनिंग लेट से हुआ, तब तक मेरा जुनून था पढ़ाने का, हम कोचिंग लाइन में बहुत आगे बढ़ गए, फिर उसे मैं ज्वाइन ही नहीं किया। मैं चाहता तो नौकरी ज्वाइन कर सकता था, और क्योंकि मुझे इन बच्चों के साथ काम करना एक बहुत बड़ा लगाव है। तो मैं जब से अपना, कह सकते हैं ना, कमाने धमाने का काम शुरू किया है, मैंने जो अपना प्रोफेशन चुना है वो आईटीआई छात्रों को पढ़ाना, इनका प्लेसमेंट कराना, इनको अच्छी जगहों पर पहुंचाना, इनके लिए सही गाइडलाइन देना, इनको सही रास्ते दिखाना, इनको इसरो डीआरडीओ बार्क में सिलेक्ट कराना, इनके लिए स्किल ट्रेनिंग कराना, ये तमाम चीजें हम करते आ रहे हैं। आप जरा सोचिएगा, आज से पहले आईटीआई का कोचिंग नहीं हुआ करता था, मतलब स्पेशल आईटीआई का कोचिंग नहीं था कहीं पूरे देश में। ईजी वे भारत का पहला ऐसा कोचिंग संस्थान था जो आईटीआई छात्रों के लिए पढ़ाने का काम शुरू किया। इसरो का, डीआरडीओ का, बार्क का, बिजली विभाग, मेट्रो, इस सब का कोचिंग होता ही नहीं था। हाँ, रेलवे के कोचिंग थे जिसमें जो ट्रेड के प्रश्न थे लोग रट रटा के पढ़ा देते थे, जो आजकल पढ़ाते हैं। लेकिन स्पेशल कोई फैकल्टी नहीं था कि भाई इलेक्ट्रिशियन का ये कोचिंग चलता है और सालों चलता है, ऐसा कुछ नहीं था। पहला भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है। और मुझे खुशी होती है कि हजारों की संख्या में हमारे बच्चे महारत्ना कंपनी में, नवरत्ना कंपनी में, मेरत्ना कंपनी में, इसरो, डीआरडीओ, बार्क में, बड़े बड़े विभागों में आज नौकरी कर रहे हैं टेक्नीशियन का। इसके बावजूद अगर क्या लगता है कि आईटीआई छात्रों के साथ कुछ समस्या होगा तो कौन खड़ा होगा, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं पहले खड़ा होऊंगा। क्यों? मैं ये नहीं सोचूंगा कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ खड़ा नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं इस फील्ड को चुना हूं अपने मन से, अपने स्वेच्छा से मैं इस फील्ड में आया हूं।
और मैं इस सोच के नहीं था कि पैसा कमाना, क्योंकि इसका स्कोप ही नहीं था, कोई कोचिंग नहीं था, कोई किसी तरह का इसमें बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, इसरो डीआरडीओ का कहीं प्रचलन ही नहीं था तैयारी करने का, कोई स्किल टेस्ट का प्रचलन नहीं था। वो हमने स्वेच्छा से बच्चों को मोटिवेट किया, उनको बताया, उनको गाइड किया, और आज बच्चे अच्छे से उस जगह तक पहुंच रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों में बच्चों को 20 से 25 सैलरी हम दिलाने का काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग सैलरी की हम बात कर रहे हैं। तो मैं स्वेच्छा से आया था ना। अगर मुझे पैसा कमाना था तो मैं खुद बीटेक हूँ, मैं साइंस पढ़ाता, मैं जीके पढ़ाता, मैं फिजिक्स पढ़ाता, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा सकते थे हम, या खुद मैं तैयारी करके नौकरी करता, क्यों इस फील्ड में आते। तो मेरा एक संघर्षपूर्ण जिंदगी रहा है, और इस संघर्ष के बाद आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा है। आप देखिए, जब से ग्रुप डी का केस में हम लगे हैं, तब से रेलवे का क्लास बराबर नहीं दे पाए हैं, मेरा खुद का क्लास नहीं हो पा रहा है, बच्चों को नहीं दे पा रहे, समय से चीजें पीछे चल रही है। अब जाकर पढ़ नहीं पाया, सारा चीज सही हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ा हम इधर समय देना शुरू कर दिए हैं। मैं अपना क्यों बर्बाद करता, समय भी बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद किया, और लोग मुझे बदनाम भी करने में तुले हुए। बदनामी से डर नहीं है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों से गदारी मत करिए। इन्हीं इन्हीं से आपका घर चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आईटीआई बच्चों के पक्ष में रहता हूँ, रहूंगा। मैं कभी एनटीपीसी पे, कभी जेई पे, किसी भर्ती पे सुने मुझे बोलते हुए, इस तरह से बोलते हुए, नहीं किसी दूसरे टीचर से मतलब हम रखते हैं। अगर वो कोई उंगली करता है बेवजह, तो फिर मैं बोलना पड़ता है हमें, अदरवाइज मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी के मैटर में बोलने ही नहीं जाता हूँ। आज तक एक भी वीडियो नहीं देखा होगा मेरा जो फालतू के आईटीआई के अलावा मैं कहीं वीडियो बनाऊं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा। इसीलिए मेरा लगाव है। अभी आपको मैं सच्चाई दिखाने जा रहा हूं, आप सच्चाई देखिए कि आरआरबी के साथ में देखिए समस्या क्या है, और ये समस्या सबको मालूम है। पहला समस्या है कि एएलपी के साइको टेस्ट में समस्या आया, बहुत बड़े लेवल पर समस्या है। साइको टेस्ट में पेपर और पेन दे दिया गया, है ना, किसी का माउस नहीं चला, बहुत सारी समस्याएं आई। इसके बाद कई सारे बच्चों का री एग्जाम हुआ। री एग्जाम कितना हुआ, 40 दिन बाद हुआ, और उस 40 दिन बाद जब री एग्जाम हुआ तो उसमें वैसे बच्चों को भी बुला लिया गया जिनका एग्जाम सही गया था, उनको ही बुला लिया गया, जिनका एग्जाम में समस्या था उनको नहीं बुलाया गया। समझ रहे हैं ना। इसके अलावा वही क्वेश्चन रिपीट किया गया, जो क्वेश्चन 40 दिन पहले पूछा गया था, सेम क्वेश्चन वही 40 दिन बाद रिपीट किया गया। तो जो बच्चे दोबारा बैठे उनको तो फायदा हो गया। इसके बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और रिजल्ट जारी कर दिया गया। और रिजल्ट जारी हुआ तो जिनका 40 दिन बाद एग्जाम हुआ था उसमें से मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, और जिनका 40 दिन पहले एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों का मतलब कम रेशियो में सिलेक्शन हुआ है। ये सारे बच्चे कोर्ट में गए। क्या मैं इनको भड़काया हूं कोर्ट में जाने के लिए? अपनी मर्जी से गए। क्या रेलवे इस बात को समझा, सुना कि बच्चे कोर्ट जा रहे हैं, साइको में प्रॉब्लम है, क्या उसको नॉर्मलाइजेशन नहीं अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि खुद उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि मैं नॉर्मलाइजेशन, जो एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन हम प्रक्रिया अपनाएंगे। क्यों नहीं रेलवे ने इसमें अपनाया? नहीं अपनाया ना। इसके अलावा किसी किसी बच्चे का टी स्कोर 0 दिखा रहा है, कैसे 0 हो गया भाई? इसके लिए रेलवे की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये रेलवे की मनमानी है कि नहीं है? क्या इस पे शिक्षक को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? सीट खाली रहते हुए भी कम भर्ती निकालना। रेलवे ग्रुप डी में केवल 32,000 सीटें निकाली गई, और 1 लाख के समथिंग। रेलवे खुद इस बात को कई बार स्वीकार किया कि मेरे पास सीट खाली है, क्यों नहीं निकाला जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया जा रहा है, तमाम चीजें की जा रही है। क्या सभी शिक्षकों को मिलकर यहाँ पर दबाव नहीं बनाना चाहिए? जो अभी लफड़ा आईटीआई और 10वीं का चल रहा है, क्या होना चाहिए वहां पे? अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करते, सीट बढ़ता, दोनों को मौका मिल जाता। वेटिंग लिस्ट हटा दिया रेलवे ने। अब बताइए, जिसका 0.5 नंबर से छूट गया है और सीटें खाली रह जाती है, तो इसको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? कई सारे बच्चों को कई जगह नौकरी मिलता है। अब बच्चे नौकरी छोड़ देते हैं, चाहे एक बच्चा का टेक्नीशियन में, एलपी में, ग्रुप डी में, तीनों में सिलेक्शन हो जाएगा, तो किसी एक में ही ज्वाइन करेगा। इसका मतलब उसका सीट खाली रह जाता है। तो खाली रह जाता है, जो बच्चे ये 3-3 4-4 एग्जाम देकर वहां तक पहुंचा, 1 साल समय दिया है, तो उनको वेटिंग वाले को तो रखना चाहिए। लेकिन रेलवे ने वेटिंग को हटा दिया। कितना बड़ा नुकसान है छात्रों के साथ में, अन्याय है। टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहा रेलवे, फॉलो करता ही नहीं है ना। क्वेश्चन को इनवैलिड घोषित करना, ये कितना गलत बात है। क्वेश्चन को 15-15 क्वेश्चन इनवैलिड हो जा रहा है। क्यों इनवैलिड घोषित हो रहा है भाई? क्या रेलवे के पास टीम नहीं है? क्या क्वेश्चन तैयार करने वाले अनपढ़ लोग, गंवार लोग बैठे हुए वहां पे? जो बच्चा उस क्वेश्चन को करके आया है उसको लग रहा है कि हमने सही किया, आप क्वेश्चन ही इनवैलिड घोषित कर दीजिए कि नहीं, उसका क्वेश्चन का ना नंबर देंगे ना कुछ, हटा दीजिए क्वेश्चन को। मार्किंग भी कम नंबर पर ला रहे हैं। तो जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा और इसके बदले दूसरा क्वेश्चन किया है, तो उसको तो फायदा हो गया। लेकिन जो इस क्वेश्चन को किया होगा, बाकी क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, तो उसको तो नुकसान हो गया। इनवैलिड का तथ्य क्या है? क्वेश्चन ही आपका गलत है भाई, इसका बदले नंबर दीजिए उनको, या सही से क्वेश्चन तैयार करिए। सेंटर से 500 किलोमीटर दूर आप चेन्नई बंगलोर आप एग्जाम सेंटर देते हैं, और वहां बच्चा पहुंचता है, एग्जाम कैंसिल हो जाती है। ये भी कहां का न्याय है? 3 दिन का यात्रा करके बच्चा जाता है, हजारों रुपए खर्च करता है और कैंसिल हो जाता है। इसका भी व्यवस्था होना चाहिए। टेक्नीशियन परीक्षा में टेक्निकल प्रश्न क्यों नहीं पूछता? आप आईटीआई के बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं और आप उनसे मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे पूछ रहे हैं, टेक्निकल पूछ ही नहीं रहे हैं, तो फिर आईटीआई में पढ़ाया क्यों जाएगा? क्यों बच्चे आईटीआई कॉलेज में पढ़ने जाएंगे? डायरेक्ट सर्टिफिकेट खरीद लेंगे। जब टेक्निकल आप प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं और रेलवे के लिए बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, तो क्यों आपके आईटीआई में पढ़ने जाएंगे? किस लिए? आप तो पूरे आईटीआई कॉलेज को बंद कर दीजिए, उनसे मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे पढ़वाइए। आपको टेक्निकल आप बंदा चाहिए, तो टेक्निकल का उनका नॉलेज ही नहीं चेक कर रहे हैं आप, किसी को भी रख रहे हैं, जो जिसका सर्टिफिकेट भी ले लिया कहीं से, फर्जीवाड़ा भी किया, वो भी लड़का यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा।
रेलवे ग्रुप डी में टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई लागू करना और बाद में हटा देना। रेलवे ग्रुप डी में दो तरह के पद होते हैं, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल में आता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट वाले जो जितने भी जॉब होते हैं, जितने भी रेलवे की अपनी कंपनियां हैं, अपना वर्कशॉप है, उसमें सारे जो चक्के बनाए जाते हैं, बोगी बनाई जाती है, रेलवे के मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो टेक्निकल ही होते हैं, या टेक्निकल रहना भी चाहिए। तो ऐसा करके रेलवे ने लागू किया आईटीआई और 1 लाख पदों पर भर्ती भी निकाला। लेकिन देश में शिक्षकों ने बवाल काटा, है ना, बच्चों को भड़काने का काम किया गया, ट्रेनों को जलाया गया, पटरियों को उखाड़ा गया, दबाव में रेलवे ने हटा दिया और ये बात बोला कि हम अगली बार जरूर लागू करेंगे क्योंकि जरूरत है। और लगातार नोटिस भी दिया और बाद में हटा दिया, 6 साल बाद उसे हटा दिया। कहाँ का न्याय है? आप देखिए, अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों को मौका नहीं देता है। लगभग रेलवे से हजारों लाखों की संख्या में बच्चे अप्रेंटिसशिप करके बाहर निकलते हैं, 1 साल समय देते हैं, वहां मेहनत करते हैं, उनको भर्तियों में मौका नहीं दिया जा रहा है। केवल ग्रुप डी में 20% दिया जाता है, बाकी भर्ती में नहीं मिल रहा है, सब जगह मिलना चाहिए, है ना। इसके अलावा इनके कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे ये लोग लगातार रेलवे से लड़ाई कर रहे हैं, रेलवे उसका फाइनल कुछ कर ही नहीं रहा है। इसके अलावा रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली का कई बार आरोप लगा है। तो इतने सारे रेलवे मनमानी कर रहा है, क्या इन एक भी मुद्दे पे रेलवे की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन दिया गया? नहीं दिया गया ना। क्या इतने सारे मुद्दे हैं और रेलवे इसमें मनमानी कर रहा है, तो क्या रेलवे को मनमानी करने दिया जाना चाहिए? क्या शिक्षक देखते रहेंगे? क्या बच्चों के साथ खड़े नहीं होंगे आप लोग? आप बताइए। इसके अलावा अगर छात्रों ने रेलवे के कहने पे 2018 से लेकर 2024 तक 40 लाख बच्चों ने आईटीआई किया, 30 से 40 हजार रुपए लगाए, 6 साल समय दिया और इसके बाद उनको बाहर कर दिया जाना कितना का न्यायपूर्ण है? आप लोग तो जानते ही होंगे कितना न्यायपूर्ण है। आप बताइए, क्या इसके लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए? मतलब इनका 6 साल समय और पैसा सब बर्बाद हो गया, कोई मतलब नहीं है। ये तो गलत है ना, सब लोग जानता है गलत है, मोरल रूप से गलत है। तो आप ये बोले कि बच्चों का एग्जाम नहीं होने दे रहे हैं, मैं नहीं होने दे रहा हूं, रेलवे नहीं होने दे रहा है। रेलवे को चाहिए ना कि जिनको आप बोले हैं 6 साल से 40 लाख बच्चे आईटीआई करके बैठ के चुके हैं, इनके लिए क्या है? इनके लिए कुछ भी नहीं है भाई। 10वीं वालों की भी तो सीटें हैं, 5,000 है, उसको बढ़ा के 20,000 कर दे, उसको 50,000 कर दे, क्या दिक्कत है? लेकिन ये बच्चे जो है ना, ये क्या गलती की है? इनकी क्या गलती है? मतलब ये मूर्ख बच्चे हैं, इनके दिमाग पर क्या लिखा हुआ है? हुँ? और इनको तो या तो मूर्ख समझ रहे हैं या ये इनके पैसे और इनके समय का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी सरकार वादा कर दे और भूल जाए। अच्छा है देश में, ये आप ही बताइए, गलत है ना? जब ये गलत है तो फिर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इसी को लेकर मैं गया। तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए मैं दिल्ली गया, मैं केस किया, सब किया, अपने साथ और भी लोग जुड़े, हमारा साथ दिए, कई लोग बीच में चले गए, छोड़ दिए साथ, क्योंकि उनका कोर्स नहीं बिक रहा था। उनका प्रॉब्लम ये था कि भाई मेरा बैच प्रभावित हो गया, केस की वजह से बैच नहीं बना, केस की वजह से मेरा कोर्स नहीं बिका, तमाम चीजें हुई। बीच में अफवाह उड़ा दिया गया कि एग्जाम होने वाला है, 10वीं रहेगा, कोर्स ले लो। कोर्स बच्चे ने ले लिया। अब उन लोगों को लग रहा है कि मेरा करोड़ों का टर्नओवर नहीं हुआ, अरबों के पैसे नहीं आए, हमारा भाई कैसे काम चलेगा? तो इस वजह से लोग विरोध में आ गए। लेकिन मैंने इसका नैतिक जिम्मेदारी लिया क्योंकि मैं आईटीआई के साथ हूँ, आईटीआई को पढ़ाता हूँ और शुरुआत में आईटीआई के साथ किया हूँ, अंत भी आईटीआई के साथ ही होगा। मतलब आईटीआई ही मेरा सबसे मुख्य कार्य है। तो मैं तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मुझे करना चाहिए। और आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, थे और कई सारे कोचिंग वाले ना आईटीआई छात्रों के विरोध में कोर्ट में गए थे, तो क्या हुआ? उनका कर दिया कोर्ट ने, भगा दिया। आप भी जाइए मेरे विरोध में कि नहीं भाई ये बच्चे गलत कर रहे हैं, कैसे करके हम सही हैं, 10वीं ही रहना चाहिए। आपको किसी ने रोका है? लोकतांत्रिक देश है ना, इस देश में हर कोई आ सकता है, हर कोई अपनी बातों को रख सकता है। आपको भी रखना चाहिए। क्या समस्या है आपको रखने में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं परेशानी है? किस चीज का अभाव है? बैठ के बयानबाजी करना और अपने ज्ञान देना। तो क्या आपसे कम लोग ज्ञानी बैठा हुआ है? क्या आपसे कम लोग गालीबाज है? आप जो बोलते हो उससे 10 गुना बोलने का औकात हम रखते हैं। इसीलिए बोलता हूं कि बेबुनियाद किसी भी चीज पर नहीं बोलना चाहिए। जब आपके पास तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, बेवजह बोलिएगा और बेवजह घिसटे जाइएगा, परेशान होइएगा। अगर आपको बोलने का हैसियत है, औकात है, तो बैठिए मेरे सामने, बात करिए हमसे कि मैं कहाँ गलत हूं और आप कहाँ सही है। नहीं तो अरे गरे का जवाब देना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। और हम आगे बढ़े तो रेलवे की तरफ से देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े वकील उतारे जा रहे हैं। रेलवे की तरफ से आप देखिए यहाँ पे कि मिस्टर चेतन शर्मा एएसजी, आप समझिए इस वर्ड का मीनिंग। और यहाँ पे लगभग 10 वकीलों का नाम है और सब सीनियर वकील हैं। और यहाँ पे देखिए सीजीएससी, ये वकील साहब का पद है और ये भी वकील साहब का पद है। ये भारत सरकार के यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से ये पैरवी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े सीनियर वकील और इस तरह के क्वालिफिकेशन वाले लोग, आप देखिए यहाँ पे इनके पद के मीनिंग समझिए। एएसजी का नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि भाई ये दिल्ली हाई कोर्ट के लिए एएसजी केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में नियुक्त होते हैं। वर्तमान अक्टूबर 2025 तक दिल्ली एससी के लिए एएसजी चेतन शर्मा है, अभी जो है वो चेतन शर्मा है, जिनकी नियुक्ति हाल ही में 13 अक्टूबर 2025 को 3 वर्षों के लिए की गई है। इतने बड़े वकील है। एक और टाइटल आपने देखा था जिसमें सीजीएस था। सीजीएस का मतलब होता है भारतीय न्याय व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल, ठीक है ना, केंद्रीय सरकार स्थायी वकील होता है, ठीक है। और यह सरकारी पदवी है जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के हितों के प्रतिनिधित्व करने के वाले वकीलों को दी जाती है। समझ रहे ना कि भारत सरकार ऐसे ही नियुक्त नहीं करता, ये टॉप लेवल के वकील होते हैं
जो इस केस को देख रहे हैं, अब वहां मिस्टर चेतन शर्मा आप नाम पढ़े ना, यहीं पे है। तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, उनके सामने हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको लोग गरीब समझते, किसान के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, इनके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। और मैंने हिम्मत करके खड़ा हुआ हूं। तो मुझे लगा था कि सब लोग सपोर्ट करेंगे, सब लोग साथ आएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कि मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया गया खड़ा करके कि आप जाइए लड़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और पीछे से लोगों ने वार करना शुरू किया, है ना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना शुरू किया। क्या मैं लड़ रहा हूं, गलत कर रहा हूं? छात्रों के साथ खड़ा हूं, गलत कर रहा हूं? और मैं आईटीआई का शिक्षक हूं, तो मैं आईटीआई की लड़ूंगा। बात सही है ना? इसके अलावा मैं कोर्ट जाने से पहले मैं गया था रेल भवन भी। आप देखिए फोटो में, ये आरआरबी के पूरे डायरेक्टर साहब हैं, राजीव गांधी सर इनका नाम है। और ये रेलवे ग्रुप डी के पूरे ये सर दिख रहे हैं, ये पूरे रेलवे ग्रुप डी के मामले को देखते हैं। तो आप देखिए, इनको भी ज्ञापन दिया, इनको भी ज्ञापन दिया। और रेल भवन में जाने के लिए पैरवी करना पड़ता है, इतना आसानी से रेल भवन में नहीं जा सकते हैं। वहां गए और देखिए, वहां विज्ञापन देने के बाद जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, ये गौरव जी आप देखिए, और यही दोनों लोग हैं, ये गांधी जी हैं, और हमारे ये हमारे जो राजीव गांधी सर वो हैं, ये दोनों लोग, ये विज्ञापन ये दोनों लोग हैं, और ये हमारे यूके तिवारी जी हैं। सब लोग कोर्ट में आज आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? अगर इतना आसान रहता कि हम गलत हैं, हम गलत पॉइंट आउट किए हैं, हम गलत लड़ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े अधिकारी को कोर्ट में आने की क्या आवश्यकता थी? इनके वकील इतने बड़े हैं, इतने नॉलेज वाले हैं, हमारे वकील के सामने तो बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, तो इनको इनको आने की क्या आवश्यकता थी? ये अब खुद ही लड़ लेते हैं, है ना? लेकिन समझ रहे हैं ना कि कितना बात सीरियस है। अब बस यही है कि रेलवे अपनी जीत पर अड़ा हुआ है कि हम जीत पर अड़े हैं, हम भाई हमारा इज्जत खराब हो रही है, हमको तो भाई जीत दीजिए। ऐसे कैसे होगा? कोर्ट में हमको खड़ा कर दिया और हम हार गए, उसको पच नहीं रहा है चीज, इस वजह से कोर्ट में ऐसा चीजें हो रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम जो लड़ रहे हैं, छात्रों के लड़ रहे हैं और छात्र हित में लड़ रहे हैं, लेकिन दुखद यह है कि हमारे अपने ही हमारे पीठों पे छुरी चला रहे हैं, हमले कर रहे हैं और गद्दारी का काम कर रहे हैं। और भगवान ऊपर वाला है, सब कुछ देख रहा है। आप करिए गद्दारी, आप करिए हमारा विरोध, कोई बात नहीं, जितना करना है कर लीजिए, सबका हिसाब एक दिन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम भूल जा रहे हैं, सारी चीजें रखी जा रही है, सब सेव किया जा रहा है, सबको बढ़िया सा फाइल बनाकर डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखा जा रहा है। एक एक का हिसाब करेंगे, आप समझ लीजिएगा, एक एक का हिसाब किया जाएगा विधिवत। चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, बोलना है बोल लीजिए। जैसे इस मामले से हम निपटेंगे, आप सबका हिसाब शुरू होगा। जितना भी बोलना है बोलिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आपका राइट से बोलना बोलिए, लेकिन आपको जो बोल रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, वो साबित करना पड़ जाएगा। और नहीं साबित किए ना, तो बड़ा बुरा होने वाला है आपके साथ। ठीक है, ध्यान से बोलना होगा। ऐसे आलतू फालतू बोलना काफी आसान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब करना है कि आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि बाबू एक बार रेलवे ग्रुप डी वाला जो मैं डेटा मांग रहा हूं, आप लोग फॉर्म भर दीजिए। इसलिए भर दीजिए कि जरूरत पड़ सकता है कि कितने बड़े बड़े सुनवाई हो रही है। कैसे भरना है? तो हमने फॉर्म को ईजी वे ग्लोबल के एप्लीकेशन में ही डाल दिया है। इसलिए मैंने डाल दिया है क्योंकि होता क्या है कि बाहर अगर फॉर्म डालते हैं तो बेवजह कई सारे दुश्मन तो घूम ही रहे हैं, एक दूसरा लिंक बना के डाल देते हैं, बच्चों का डेटा से छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए मैंने इजी वे कोचिंग के ही एप्लीकेशन में गूगल फॉर्म डाल दिया, वहां से आप एक्सेस करके क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो करना क्या होगा, इजी वे ग्लोबल का जो प्ले स्टोर है, सॉरी गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, इजी वे ग्लोबल आप वहां पर सर्च करिएगा तो आपको इजी वे ग्लोबल कोचिंग का मिल जाएगा। और इस तरह के रजिस्ट्रेशन करने में इस तरह का पैनल दिखाई देगा आपको। ठीक है, इजी वे ग्लोबल डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए 3 लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन खुलेगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेलवे ग्रुप डी वाला फॉर्म खुल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस फॉर्म को भरिएगा। और फॉर्म को भरते समय ध्यान रखेंगे आप लोग कि 2 चीजें देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है भाई? आरआरबी का नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जरूर दे दीजिएगा। इसी से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को ऑथेंटिक कर पाएंगे कि भाई यही डेटा है, बच्चे ये फॉर्म भरें। बहुत कम संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा है, मैं चाहता हूं कि लाखों संख्या में बच्चे इस फॉर्म को भरें। और भरने का एक वीडियो भी मैं बना दिया हूं, आप देख लीजिएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म को भरना है। ठीक है, और जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरें, पढ़ाई तो करते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ठीक है, कभी भी एग्जाम हो सकता है, एग्जाम कभी भी हो, एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। और रेलवे ग्रुप डी का 50 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपए में हम दिया जा रहा है। मतलब एक टेस्ट का प्राइस देख लीजिए, इतना सस्ता है ना, 2 रुपया से भी कम है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है, पूरे इजी वे की टीम के द्वारा इसे रिसर्च भी किया गया, बहुत बेहतरीन टेस्ट है, आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी 10 नवंबर को भव्य सेमिनार किया जा रहा है। जो बच्चे रेलवे के अलावा इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, बीएचएल सब में तैयारी करना चाहते हैं, पीएसयू में जाना चाहते हैं, मेट्रो में, बिजली विभाग में, तमाम भर्तियों के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में 20 से 25 हजार सैलरी कैसे मिलता है, इस बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम चीजें आपको हम बताने वाले हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन इसके लिए भी कर लीजिएगा, बिना रजिस्ट्रेशन का आइएगा, एंट्री नहीं होगा, क्योंकि सीटें कम है और लगभग सीट फुल हो चुका है। तो आपके अकॉर्डिंग ही सीटें वहां पर व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही बताना था कि भाई हमारे साथ गद्दारी की जा रही है, अब करने वालों कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि बच्चों आपको समझना होगा कौन आपके साथ है, कौन आपका विरोध है। देखिए, एक बात मैं सीखा हूं अपनी जिंदगी में, विरोधियों से 100% विरोध में रहिए, वो कभी आपके अपने नहीं हो सकते। वो है ना, जिस थाली में खाते उसी में छेद करने वाला जो लोग होते हैं ना, वो कभी आपके अपने नहीं हो सकते हैं। जिनका उद्देश्य केवल कोर्स बेचना है, बच्चों को मदद नहीं करना है, केवल पैसे कमाना है,
वो आज भी कमा रहे हैं, कल भी कमाएंगे और जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े नहीं होंगे। उनके साथ अगर आप खड़े हैं, उनका बातों को सुन रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा मूर्ख बनने जा रहे हैं। तो उस चीजों से बाहर निकलिए और वैसे लोगों को फाइंड आउट करिए जो आपके नौकरी को, आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे दूरी जरूर बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और आईटीआई बच्चों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद।